प्रिय छात्र छात्राओं, बीएससी पार्ट तृतीय वर्ष के तृतीय प्रश्न पत्र की 5वीं इकाई हमने पिछली बार शुरू की थी और उस इकाई के पुनर्निवेशन का सिद्धांत और पुनर्निवेशी प्रवर्धक का जो अध्याय हमने शुरू किया था उसमें मैंने सर्वप्रथम आपको यह बताने का प्रयास किया था कि पुनर्निवेशन की आवश्यकता क्यों होती है, किस प्रकार किसी भी प्रवर्धक की लब्धि भले ही थोड़ी कम हो जाए, लेकिन अगर आप कास्केडिंग ऑफ एम्पलीफायर्स करते हैं तो उसके पश्चात लब्धि को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को आप कास्केडिंग से कभी चेंज नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप एक सिंगल एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं और उसमें लब्धि बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली उसकी बैंडविड्थ कम हो जाएगी, यानी उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कम हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अधिक होना एक अच्छे प्रवर्धक की निशानी होती है। उसके पश्चात मैंने आपको बताया कि किस प्रकार एक प्रवर्धक में जब पुनर्निवेशन होता है तो उसकी वोल्टता लब्धि उस पुनर्निवेशन के कारण कैसे बदलती है। जैसे ए डैश बराबर मैंने बताया था ए फीडबैक बराबर A/1 माइनस बीटा ए, जहाँ बीटा मैंने आपको PDF नोट्स भी भेजे थे। बीटा फीडबैक रेशियो है कि निर्गम वोल्टता का कितना अंश आप निवेशी में देते हैं। मैं आज आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि ऋणात्मक पुनर्निवेशन क्यों प्रभावी है और क्यों इसका प्रवर्धकों में अधिक इस्तेमाल किया जाता है। प्रिय छात्र छात्राओं, ऋणात्मक पुनर्निवेशन के द्वारा जो सबसे पहला फ़ायदा है वो है वोल्टेज लब्धि, या हिंदी में आप वोल्टता लब्धि बोलते हैं, अंग्रेजी में वोल्टेज गेन। उसका स्टेबलाइजेशन यानी स्थायीकरण किस प्रकार से होता है। मैं यहाँ आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि स्थायीकरण शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब ये है कि कोई भी बाह्य परिवर्तन, जैसे मान लीजिए ताप में परिवर्तन हो गया, एम्पलीफायर अपना काम कर रहा है और उस वक्त टेम्परेचर में कोई शटल वेरिएशन आता है थोड़ा बहुत, तो उस टेम्परेचर चेंज के कारण चार्ज कैरियर डेंसिटी पे जो इफेक्ट आते हैं वो दिखने में बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन एम्पलीफिकेशन के बाद वही प्रभाव लब्धि को चेंज करता है। तो हम ये चाहेंगे कि टेम्परेचर के वेरिएशन से अगर लब्धि न बदले तो हम ये कहेंगे कि हाँ देखिए अब इसकी वोल्टेज गेन या लब्धि स्थायी है, वो समय ताप इत्यादि के साथ परिवर्तित नहीं होती। तो नेगेटिव फीडबैक के द्वारा आप ऐसा प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने ये यहाँ लिखा है कि किसी भी प्रवर्धक की लब्धि के स्थायित्व गुणांक को लब्धि के आनुपातिक परिवर्तन द्वारा व्यक्त करते हैं। अंग्रेजी में इसको फ्रैक्शनल रेशियो बोलेंगे या फ्रैक्शन कह दीजिए खाली, कि DA/A, यानी अगर A लब्धि है और उसमें मामूली सा परिवर्तन DA है तो आनुपातिक परिवर्तन कितना होगा, DA/A। इसको हम यहाँ पर लब्धि का स्थायित्व गुणांक कहेंगे। जैसा मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में जब मैं प्रवर्धक बता रहा था तीसरी यूनिट में, तो मैंने वहाँ पे ताप स्थायित्व गुणांक भी परिभाषित किए थे। तो वहाँ वो धारा में सीधे परिवर्तन से रिलेटेड थे, यहाँ हम वोल्टता लब्धि से उसको आंकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, बिना पुनर्निवेशन के अगर लब्धि किसी भी एम्पलीफायर की A हो, इसका मतलब ये हुआ कि उसका स्थायित्व गुणांक S बराबर, ये विदाउट फीडबैक है S, ये बराबर होगा DA/A। देखिए आप, ठीक है। इसके बाद में मान लो पुनर्निवेशन सहित, यानी मैंने फीडबैक दे दी और फीडबैक देने के बाद अगर वोल्टेज गेन को मैं AF से निरूपित करता हूँ तो आप देखिए कि SF बराबर हो जाएगा DAF/AF होगा। फिर चूँकि पुनर्निवेशी प्रवर्धक की जो वोल्टता लब्धि है, पुनर्निवेशी प्रवर्धक की जो वोल्टता लब्धि है वो मैं पिछले लेक्चर में आपको मैंने प्रूव करी थी, मैंने इसको सिद्ध किया था कि आफ्टर फीडबैक द वोल्टेज गेन AF इज इक्वल टू A/1 माइनस बीटा A। तो मैं अगर इसका अवकलन करता हूँ A के रिस्पेक्ट में तो देखिए बहुत आसान सा मैंने U/V का मेथड लगा दिया। इस कक्षा के ये बताने की आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी कई बच्चे थोड़े दिन बाद में भूल जाते हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि
जैसे आपको 10th 11th में बताया गया होगा d/dx/u/v बराबर होता है v² v/du/dx माइनस u dv/dx। तो बच्चों u की जगह a ले लिया, v की जगह 1 माइनस ए बीटा ले लिया, फिर a के सापेक्ष इसका अवकलन कर दिया। तो v² का मतलब 1 माइनस ए बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर 1 माइनस ए बीटा इंटू a का a के रेस्पेक्ट में 1 आ जाएगा माइनस a यानी u, और इसका अवकलन होगा 0 माइनस बीटा। ये आप खास बात देख लीजिए, और ये आ जाएगा 1/1 माइनस बीटा a का होल स्क्वायर। ओके, या DAF/a को अब मैं इसमें क्या करता हूँ, a से मैं इसमें ऊपर गुणा कर देता हूँ, a से मैंने भाग लगा दिया, देखो a से गुणा कर दिया, a से मैंने भाग लगा दिया, 1 माइनस बीटा a के होल स्क्वायर को 2 बार लिख दिया, और ये जो राशि है इसको आप AF कह दीजिए, AF/, तो AF और इसको इंटरचेंज करते हो, देखो DAF/a आ जाएगा, AF आ जाएगा, और ये DA राइट साइड में चला गया तो DA/a आ जाएगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं। और ये हमने क्या परिभाषा दी है ऊपर, ये देखो ऊपर मैंने यहाँ इसको SF लिखा है और DA/a को S लिखा है। तो प्यारे बच्चों SF बराबर हो जाएगा S/1 माइनस ए बीटा। SF बराबर क्या हो जाएगा, S/1 माइनस ए बीटा। ये कितनी आसान बात आती है। और अब आप चेक करिए कि अगर बीटा नेगेटिव है यानी ऋणात्मक पुनर्निवेशन है, तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो 1 से बड़ा हो जाएगा, तो SF की वैल्यू S से कम होगी। डिनोमिनेटर 1 से, तो SF की वैल्यू S से कम होगी। और अगर आप ये देखिए कि बीटा पॉजिटिव है तो SF का मान S से बड़ा होगा। अब आप थोड़ी सी समझदारी रखिए कि SF अगर S से छोटा है, इसका मतलब जो आनुपातिक परिवर्तन है वो कम हो गया, और आनुपातिक परिवर्तन कम होने का मतलब स्थायित्व बढ़ गया। यानी यहाँ आप ये न समझें कि S जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही हमारे को फ़ायदा होगा, जी नहीं। आप स्थायित्व गुणांक S की वैल्यू जितनी कम होगी, यानी DA का मान, यानी A के किसी भी मान के लिए A में परिवर्तन बहुत कम है, तो वो अच्छा स्थायित्व का प्रतीक है। इसलिए प्यारे बच्चों जितना SF कम होगा उतनी ही अच्छी हम कहेंगे स्थायित्व हुआ है गेन का। और ये थोड़ी सी गणित अगर आप दिमाग लगाएं तो समझ सकते हो कि अगर बीटा पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ इसको समझा देता हूँ आपको। देखो ये लो, यदि पुनर्निवेशन धनात्मक है, पुनर्निवेशन धनात्मक है, इसका मतलब बीटा पॉजिटिव है। बीटा पॉजिटिव है तो बच्चों 1 माइनस बीटा a का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन 1 होगा, तो SF विल बिकम ग्रेटर देन S। और ये अच्छा संकेत नहीं है, इसका मतलब स्थायित्व कम हो गया। स्थायित्व गुणांक बढ़ने का मतलब स्थायित्व कम होता है। और दूसरी ओर यदि नेगेटिव है, तो बीटा अगर नेगेटिव है तो नो डाउट 1 माइनस बीटा a विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन 1। और ऐसी कंडीशन में प्यारे बच्चे समझेंगे कि SF का मान S से कम हो गया, और यही हम चाहते हैं। दी गई वोल्टा लब्धि के लिए, वोल्टा लब्धि में न्यूनतम परिवर्तन हो अगर ताप इत्यादि के कारण, तो यह हमारे लिए एक अच्छा संकेत, और ये नेगेटिव फीडबैक से ही आता है। अर्थात नेगेटिव फीडबैक का सबसे बड़ा जो बेनिफिट पहला जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है कि इसके द्वारा लब्धि का स्थायीकरण हो जाता है। अब अगला फ़ायदा, अगला बेनिफिट वो मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ।